नेक्स्ट जो है ये स्टार्ट करते हैं अपन एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो है ये आपका, जैसे एंटीजन हमने पढ़ा था, एंटीजन का मतलब हमने बोला था कि एंटीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो आपके बी सेल रिसेप्टर या टी सेल रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी is the glycoproteins which interact with antigen and it is present on B cell or secreted by प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो जो आपका एंटीबॉडी होता है ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे अपने बोला था कि जो भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट में जब बी सेल एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है तो वो एंटीबॉडी आपके एंटीजन के साथ स्पेसिफिकली बाइंडिंग करता है। तो एंटीबॉडी किसको बोलोगे? जो आपका एंटीजन के साथ स्पेसिफिकली बाइंडिंग करेगा। बट एंटीबॉडी जो है ये बी सेल ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या? प्रोटीन के ऊपर अगर अपन शुगर का मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो एंटीबॉडी आपका ग्लाइकोप्रोटीन है जो बी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है एज ए बी सेल रिसेप्टर, और इसको सिक्रेट किया जाता है आफ्टर एक्टिवेशन विद द एंटीजन, ठीक है। तो इसको सिक्रेट कौन करता है? आपका प्लाज्मा से। तो आपका जो एंटीबॉडी रहेगा, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोला जाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्यों बोला जाता है? तो सबसे पहले कि एक 4 मार्क के लिए हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे टिसेलियस एंड कोबार्ट का, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो आप 4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों बोला जाता है, तो उसके लिए आपको वो एक्सपेरिमेंट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते एक्सपेरिमेंट ऑफ टिसेलियस एंड कबार्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर एंटीजन, फॉर एग्जांपल ओ एल्बुमिन, ठीक है, ओ एल्बुमिन को इंजेक्ट किया किस में? आपके रैबिट में, ठीक है। इंजेक्ट करने के बाद में आपके रैबिट में क्या होगा? ये रैबिट एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, इसके अंदर में कोई भी एंटीजन, ओ एल्बुमिन ही नहीं, इन्होंने ओ एल्बुमिन लिया। बट ओ एल्बुमिन को छोड़ के आप कोई भी एंटीजन लो और एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बॉडी में इंजेक्ट कर दो तो उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा। इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ओ एल्बुमिन को लिया, रैबिट के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। रैबिट के बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद में क्या होगा कि उस एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इम्यून रिस्पॉन्स अगर डेवलप होता है तो अपन क्या बोलेंगे कि एंटीबॉडी, चलो ये अगर अपन एंटीजन की बात करते तो एंटीजन आया आपके होस्ट बॉडी में, ठीक है। होस्ट बॉडी में एंटीजन आ गया। होस्ट बॉडी में एंटीजन आने के बाद में अपन ने अगर इसको इंजेक्ट किया कहाँ पे? ब्लड में, तो ये सर्कुलेशन में जाएगा डायरेक्ट। अगर इसको आपने इंजेक्ट किया कहाँ पे?
टिश्यू में, ठीक है। तो दो कंडीशन है, इंट्राडर्मल या इंट्राविनस। आप ब्लड में इंजेक्ट कर सकते हो या फिर टिश्यू में इंजेक्ट कर सकते हो। टिश्यू में अगर आपने इंजेक्ट किया तो वो एंटीजन को प्रोसेस कैसे किया जाएगा, देखो। टिश्यू में अगर आपका वो एंटीजन आपने इंजेक्ट किया तो हम बोलेंगे कि एंटीजन कहाँ पे आ गया, लिम्फ में, क्योंकि टिश्यू में क्या होता है, लिम्फ होता है, ये अपन ने पढ़ा। तो जो भी आपका प्लाज्मा है ये कैपिलरी नेटवर्क से बाहर निकलता है, फिर से उसको वापस कैपिलरी नेटवर्क में कलेक्ट किया जाता है, और जो भी बचा हुआ फ्लूइड है उसको अपन बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। अब ये लिम्फ के साथ में आपका जो एंटीजन आपने इंजेक्ट किया था वो मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद में ये कहाँ पे जाएगा, तो अपन बोलेंगे ये लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करेगा, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल्स, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल एंड देन लिम्फ नोड। तो ये पहुँच गया कहाँ पे, लिम्फ नोड के पास में। और लिम्फ नोड में हमने पढ़ा है कि एंटीजन जो है इसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है। तो जो भी आपके डेंड्राइटिक सेल्स है या फिर मैक्रोफेजेस है, जो फैगोसाइट्स होते हैं, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। टी सेल का एक्टिवेशन होगा, और टी सेल का एक्टिवेशन होने के बाद में टी सेल क्या करेगा, बी सेल का एक्टिवेशन करेगा जो प्राइमरी फॉलिकल्स में है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स इज कन्वर्ट टू सेकेंडरी फॉलिकल्स, और फाइनली आपका जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा। एंटीबॉडी कहाँ पे आ गया, लिम्फ नोड में। लिम्फ जो भी आपके लिम्फ नोड में प्रेजेंट है उसको अपन भेजते हैं कहाँ पे, इफरंट लिम्फेटिक वेसल्स की तरफ, और इफरंट लिम्फेटिक वेसल्स उसको लेके जाता है कहाँ पे, आपके हार्ट की तरफ। तो सारा जो लिम्फ है वो लेफ्ट सबक्लेविन वेन में अपन डंप करते, और लेफ्ट सबक्लेविन वेन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते टूवर्ड्स दी हार्ट। फिर हार्ट क्या करेगा, वो लिम्फ को ब्लड के साथ में मिक्स करेगा और उसको फिर से थ्रू आउट द सिस्टम पंप कर देगा। तो मतलब पूरी एंटीबॉडी, अगर आपने टिश्यू में भी एंटीजन को इंजेक्ट किया तो पूरा एंटीबॉडी कहाँ पे आ गया, आपके सर्कुलेशन। अगर आपने ब्लड में इंजेक्ट किया तो ब्लड में अगर इंजेक्ट किया तो इसका मतलब ब्लड जो है ये हर रोज़ फिल्ट्रेट होता है कहाँ पे, आपके स्प्लीन में। तो स्प्लीन जो है ये ब्लड बोन एंटीजन को रिमूव कर रहा है, और लिम्फ नोड जो है ये आपका टिश्यू बोन एंटीजन को रिमूव कर रहा है। स्प्लीन में अगर आपने क्या किया, आपके एंटीजन को ट्रांसपोर्ट किया, तो स्प्लीन में भी सेम इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है। और स्प्लीन अभी क्या करेगा, स्प्लीन फिर से क्या करेगा, आपके एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करना स्टार्ट करेगा। एंटीबॉडी स्प्लीन में प्रोड्यूस होगी, एंटीबॉडी को कलेक्ट करेगा आपका स्प्लेनिक जो वेस्कुलर सिस्टम है वो, और स्प्लेनिक वेन उसको लेके जाएगा फिर से हार्ट की तरफ। हार्ट में फिर से वो ब्लड आने के बाद में ब्लड आपका थ्रू आउट द सिस्टम पंप होगा, मतलब आपका जो एंटीबॉडी है अभी पूरे सिस्टम में आ गया। मतलब आपका जो रैबिट है ओवल भी में, इनको आप टिश्यू में इंजेक्ट करो या ब्लड में इंजेक्ट करो, यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं है, वो एंटीजन के अगेंस्ट में आपका इम्यूनिटी जो है ये डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि टिश्यू बोन एंटीजन को रिमूव करता है लिम्फ नोड, तो ब्लड बोन एंटीजन को रिमूव करता है स्प्लीन, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो कि ये अपन ने कंसेप्ट हमारा ये क्लियर था कि आपका टिश्यू में एंटीजन है या ब्लड में है, बट उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने हैं। एंटीबॉडी बनने के बाद में वो फाइनली ब्लड में आएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका एंटीबॉडी आ गया। अब इसका क्या करेंगे, रैबिट के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में आपका अगर एंटीबॉडी है तो अपन उसका ब्लड निकालेंगे। ब्लड सैंपल निकालने के बाद में उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए भेजेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए भेजने के बाद आपको मिलेगा सीरम, और सीरम जो है इसमें क्या मिलेगा आपको, एंटीबॉडी। तो सीरम पोर्शन जो है इसको अपन पहले क्या करेंगे, जो जितना भी फ्रैक्शन आपको सीरम का मिला है उसको अपन 2 एलिक्वेट में सेपरेट कर देंगे। 2 एलिक्वेट में सेपरेट करने के बाद में क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो सीरम है उसको 2 पोर्शन में या 2 अलग अलग ट्यूब में अपन ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब जो सीरम अपन ने सबसे पहले यहाँ पे सेपरेट किया था, तो इसका कंपोजिशन और ये दोनों का कंपोजिशन
सेम रहेगा क्योंकि आपका सीरम सेम है। तो अपन ने ये दोनों को अपन ने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद में क्या किया, जो आपका पहला ट्यूब है, पहले ट्यूब में अपन ने ओ एल्बुमिन ऐड किया। ओ एल्बुमिन क्या है, एंटीजन, जिसको अपन, जिसके अगेंस्ट में अपन ने ये सीरम को एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो ओ एल्बुमिन को अपन ने इंजेक्ट किया था, वो हमारे लिए एंटीजन हो गया। ओ एल्बुमिन को अगर आप सीरम में ऐड करोगे तो क्या होगा, तो इस ट्यूब में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद में यहाँ पे इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है क्या। अब सेकेंड जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें अपन ने कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है, इसमें अपन ने कुछ भी ऐड नहीं किया है। यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा। अपन क्या करेंगे, ये जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ है पहले वाले ट्यूब में, इसको अपन सेपरेट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। एंटीजन जितने भी थे या वो एल्बुमिन जितना भी अपन ने ऐड किया था ऊपर से, वो एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट हो गया, बराबर। एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट होने के बाद जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ उसको अपन ने रिमूव कर दिया, मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों भी यहाँ से निकल गए। अब हमारे पास में सीरम में क्या बचा होगा, एंटीबॉडी को छोड़ के जो भी पोर्शन है वो आपके सीरम में बचा होगा। अब अपन क्या करेंगे, इनको भेजेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, ठीक है। तो इनको अपन भेजेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। तो ये दोनों ट्यूब को अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए भेज देंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए इनको भेजने के बाद आपका जो ग्राफ है ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। चलो, तो ग्राफ जो है ये आपको इस तरीके से मिलेगा। ग्राफ की अगर अपन बात करते तो ग्राफ में आपको 4 पीक मिल रहे हैं, ठीक है। एक पहला जो है ये किसका पीक मिला आपको, अल्बुमिन का। उसके बाद में अल्बुमिन जो फ्रैक्शन है आपका, ये सबसे पहला आपको बैंड देता है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना भी रहेगा उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो एब्जॉर्प्शन आपने लिया है वाई एक्सिस के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और आपने माइग्रेशन डिस्टेंस की बात की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिकुलर वेट। तो मॉलिकुलर वेट आपका क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वो कम भागेगा, जितना मॉलिकुलर वेट आपका कम है वो आपका आगे भागेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अल्बुमिन जो है इसका बैंड आपको सबसे पहले मिलता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको ये मिल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको बैंड मिलेगा, ये मिलेगा अल्फ़ा ग्लोबुलिन का, उसके बाद बीटा ग्लोबुलिन का, और उसके बाद में गामा ग्लोबुलिन का, ठीक है। ग्लोबुलिन पोर्शन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का ग्राफ आपको मिल रहा है ये फर्स्ट ट्यूब का है। फर्स्ट ट्यूब कौन सी, जिसमें अपन ने एंटीजन ऐड नहीं किया। ये आपका सेकेंड ट्यूब का है जिसमें अपन ने क्या किया था, एंटीजन को ऐड किया था। इसमें अपन ने एंटीजन को ऐड नहीं किया, ठीक है। तो जो ट्यूब में आपने एंटीजन को ऐड किया था, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ था, प्रेसिपिटेशन को रिमूव कर दिया था, उसमें आपका जो गामा ग्लोबुलिन का जो पीक है इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना कम हो गया, ठीक है।
ये विदाउट एंटीजन वाला पीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि अपन ने उसमें एंटीजन ऐड नहीं किया, एंटीबॉडी प्रेसिपिटेशन फॉर्म में अपन ने बाहर भी नहीं निकाला, तो इतना पोर्शन जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट सेकेंड वाली ट्यूब जिसमें अपने एंटीजन को ऐड किया था, प्रेसिपिटेशन को बाहर निकाला था और प्रेसिपिटेशन में एंटीबॉडी भी बाहर निकल गई थी, तो उसमें आपका इतना जो फ्रैक्शन है कम हो गया। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एंटीबॉडी जो है ये कौन से फ्रैक्शन में थी, आपकी गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन। समझ में आया क्या? तो इसीलिए टिसेलियस एंड कबार्ड जो है इसने बोला कि जो आपका एंटीबॉडी होता है ये गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन में होता है, ग्लोबुलिन फ्रैक्शन में होता है, इसलिए उस एंटीबॉडी को या प्रोटीन को हमने नाम दे दिया ग्लोबुलिन। इम्यूनो क्यों? क्योंकि वो एंटीजन के अगेंस्ट में डेवलप हो रहा है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे आपका ग्राफ की अगर अपन ने बात की तो ये सबसे पहला ग्राफ आपको मिला, ये आपका अल्बुमिन का अल्फ़ा बीटा और ये आपका गामा ग्लोबुलिन का, ठीक है। उसके बाद में अपन ने प्रेसिपिटेशन बाहर निकालने के बाद में आपको क्या मिलेगा, ये ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा कि ग्लोबुलिन फ्रैक्शन जो है इसमें इसके कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, अल्फ़ा बीटा ग्लोबुलिन के फ्रैक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट आपका जो गामा ग्लोबुलिन है इसके फ्रैक्शन में आपको डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि एंटीबॉडी प्रेजेंट इन गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ से, ठीक है क्या। तो ये एंटीबॉडी कौन सी थी, आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन और जी का मतलब हम बाद में पढ़ेंगे कि वो आपका गामा चेन होता है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को भी कुछ डिफ़िकल्टी होगी इस एक्सपेरिमेंट में तो आप पूछ सकते, क्योंकि इसके ऊपर 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक किसी को डिफ़िकल्टी है क्या? आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, किसी को डिफ़िकल्टी नहीं है तो आपका अल्फ़ा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन इसकी अगर अपन बात करते तो इसमें अल्फ़ा लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एंटी ट्रिप्सिन जो है इसके अगेंस्ट में आपको एंटीबॉडी यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एंटी हेप्टा ग्लोबुलिन मिल जाएगा। तो अल्फ़ा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन जो है इसका पीक बढ़ता है कब, पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन इन बर्ड्स जो है इस केस में अल्फ़ा ग्लोबुलिन का जो फ्रैक्शन है इसका पीक आपका बढ़ जाता है। तो ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा और ये आपका गामा। उसके बाद में सेकेंड बीटा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन। तो बीटा ग्लोबुलिन फ्रैक्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें बीटा लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है। और क्रोनिक लीवर एंड किडनी डिसऑर्डर जो है इस केस में आपके गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन जो है इसका पीक आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड अपन ने लिखा है कि आपका जो
गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को डिफ़िकल्टी है क्या? चलो, तो एंटीबॉडी जो है इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सभी एंटीबॉडी आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, ये एंटीबॉडी को अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो इसमें आपको दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलेंगे। आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें ये लाइट चेन होता है। ठीक है, तो ये आपका चलो, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की अगर अपन बात करते तो एंटीबॉडी जो है आपका, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। एक होता है आपका लाइट चेन और दूसरा होता है आपका हेवी चेन। लाइट चेन जो है इसका मॉलिकुलर वेट होता है 25,000 डाल्टन। तो आपका जो हेवी चेन है इसका मॉलिकुलर वेट होता है 50,000 डाल्टन। ठीक है, हेवी चेन जो है इसमें आपके अलग अलग टाइप के हेवी चेन्स पाए जाते हैं, जैसे म्यू, डेल्टा, गामा, अल्फा एंड इप्सिलॉन। तो 5 टाइप के आपके पास में ये हेवी चेन्स है और उसी के बेसिस पे अपन इम्यूनोग्लोबिन को क्लासीफाई करते हैं इनटू दी IgM, IgD, IgG, IgA एंड IgE। ठीक है, तो आपका जो लाइट चेन है इसमें दो टाइप की लाइट चेन पाई जाती है, K एंड लैम्बडा। ठीक है, बट
कोई भी एक ही टाइप का जो आपका लाइट चेन है ये आपके एंटीबॉडी में प्रेजेंट रहेगा। तो हमारे पास में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 है आपकी हेवी और 2 है आपकी लाइट। लाइट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आपकी कैपा और लैम्बडा हो सकती है। तो जो हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपकी 5 में से कोई भी एक क्लास का आपका हेवी चेन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है इसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन अगर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए क्या फॉर्म करना पड़ेगा, डाइसल्फाइड लिंकेज। तो ये इंटर चेन डाइसल्फाइड लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंटरचेन डाइसल्फाइड लिंकेज आपके पास में प्रेजेंट है जो दो हेवी चेन्स को इंटरेक्ट कर रहा है और उसके बाद में हेवी एंड लाइट चेन की इंटरेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास में इंट्रा चेन डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं। इंट्रा चेन का मतलब क्या कि विथ इन अ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन आपका ये डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म हो रहा है। तो हेवी चेन और लाइट चेन ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास में क्या होते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है क्या यहाँ तक। तो डाइसल्फाइड लिंकेज आपका यहाँ पे इंटरचेन एंड इंट्रा चेन ये दोनों भी यहाँ पे आपके प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ तक किसी को भी अगर कोई डिफ़िकल्टी एंटीबॉडी में तो आप पूछ लो या फिर अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन में ये नंबर ऑफ डोमेन्स होते हैं, बराबर। तो ये अपन लाइट चेन की बात कर रहे हैं, तो लाइट चेन के पास में क्या रहेगा आपका 2 डोमेन्स अपन यहाँ पे बताए। उसके बाद में अगर अपन हेवी चेन की बात करते तो हेवी चेन के पास में टोटल 4 डोमेन्स है। तो ये आपका लाइट चेन, ठीक है, इसका ये एन टर्मिनल एंड, इसका ये सी टर्मिनल। उसके बाद में ये हेवी चेन एक डोमेन, उसके बाद ये दूसरा डोमेन, उसके बाद ये तीसरा डोमेन, उसके बाद ये 4th डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर अपन डोमेन की बात करते हैं तो ये होता है वेरिएबल डोमेन ऑफ हेवी चेन, मतलब आपका ये। तो ये आपका वेरिएबल डोमेन ऑफ लाइट चेन, तो ये मतलब ये आपका कांस्टेंट डोमेन ऑफ लाइट, ये आपका कांस्टेंट डोमेन ऑफ हेवी 1, कांस्टेंट डोमेन ऑफ हेवी चेन 2nd, और ये आपका कांस्टेंट डोमेन 3rd। ये भी आपका एन टर्मिनल है, तो ये आपका क्या रहेगा, सी टर्मिनल रहेगा। अब डाइसल्फाइड लिंकेज की अगर हम बात करेंगे तो डाइसल्फाइड लिंकेज आपका यहाँ पे होता है। तो हर एक डोमेन में अपन ने क्या किया है, एक एक डाइसल्फाइड लिंकेज को रखा है, ठीक है। उसके बाद में ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर आपको लिंक करना है हेवी एंड लाइट को, तो इनके बीच में भी आपको क्या फॉर्म करना पड़ेगा, डाइसल्फाइड लिंकेज को फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक छोटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा एंटीबॉडी का, उसको थोड़ा सा फोकस किया तो उसमें आपको 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिले, ठीक है। तो ऐसे टोटल 4 आपके पास में पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक हेवी टाइप होता है और एक आपका कौन से टाइप का है, लाइट टाइप का। तो टोटल हो गया हमारे पास में 2 लाइट एंड 2 हेवी, तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। यहाँ पे आपके पास में जो हेवी चेन है उसके 5 आइसोटाइप्स होते हैं, म्यू, डेल्टा, गामा, अल्फा एंड एप्सिलॉन। तो लाइट चेन जो है ये आपका कैपा और लैम्बडा टाइप का हो सकता है। लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट 25,000 है, तो उसके डबल मॉलिक्यूलर वेट किसका है, हेवी चेन का, ठीक है। अब
कोई भी डोमेन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो डोमेन में आपके नंबर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो अपन ने लाइट चेन में 2 डोमेन्स निकाले, हेवी चेन में अपन ने कितने डोमेन्स निकाले, 4 डोमेन। तो लाइट चेन हो या फिर हेवी चेन हो, कोई भी डोमेन्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके किससे बना होता है, बीटा प्लेटेड शीट से बना होता है। ठीक है क्या? तो ये एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट मतलब ये वाला। ठीक है क्या यहाँ तक? तो जैसे ये अपन डायरेक्शन पढ़ते तो ये आपके क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। ठीक है, तो ये एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट आपको हर एक डोमेन में देखने को मिलेगा। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इसमें अल्फा हेलिक्स आपको देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ बीटा प्लेटेड शीट ही मिलता है, इसलिए इसको बीटा प्रोटीन्स भी बोला जाता है। बीटा प्रोटीन्स या अल्फा प्रोटीन्स क्या होते हैं, जिसमें अल्फा हेलिक्स मिलते हैं सिर्फ, उसको अल्फा प्रोटीन, जिसमें सिर्फ बीटा मिलते हैं उसको बीटा प्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एक यहाँ पे आपका प्रोलिन रिच सीक्वेंस होता है। ठीक है, और इस सीक्वेंस को बोला जाता है हिंज डोमेन। हिंज डोमेन जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या? तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको एंटीजन के साथ में बाइंडिंग करना है, तो एंटीजन के साथ में अगर इसको बाइंडिंग करना है तो एंटीजन के साथ में बाइंडिंग करने के लिए एक एंटीजन आपके इस पोर्शन के साथ में बाइंड होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये आपका एफएबी रीजन होता है। अब एफएबी इसको क्यों बोलते हैं, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। एफएबी मतलब फ्रैगमेंट फॉर द एंटीजन बाइंडिंग। अब ये आपका एफएबी पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब आपके ऊपर ही क्या होगा, एंटीजन का बाइंडिंग होगा, मतलब एंटीजन आपका यहाँ पे बाइंड होगा। ठीक है, एंटीजन अगर आपका यहाँ पे बाइंड होता है तो जैसे अपन ने बोला था कि बैक्टीरिया एंटीजन नहीं है, बैक्टीरिया पूरा बैक्टीरिया एंटीजन नहीं होता। बैक्टीरिया के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोटीन है और वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो है उसके ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जो हमारे लिए एंटीजन है, जिसके अगेंस्ट में अपन एंटीबॉडी बनाते हैं। अब ये प्रोटीन जो है ये अगर आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगा। बट ये प्रोटीन अगर एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक प्रोटीन आपके दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर है यहाँ पे, अब ये तो दो एपिटोप के साथ में बाइंड होता है क्योंकि इसके पास में दो एफएबी रीजन्स हैं। तो एक एफएबी यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है, और दूसरा एफएबी आपका यहाँ पे बाइंड होगा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या, तो ये देखो, ये एक्सिस अगर आप देखोगे तो ये बैक्टीरिया इस साइड में है और ये बैक्टीरिया उस साइड में, मतलब ये आपका सेम एंगल में। अगर एक एंटीजन इस एफएबी के साथ में बाइंड होता है तो दूसरा इसको ऐसे रोटेट करेगा और तो दूसरा एंटीजन यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो ये इसको अपन बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये कौन प्रोवाइड करता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपका प्रोवाइड करता है हिंज डोमेन, ठीक है, जो आपका प्रोलिन रिच डोमेन होता है। बट हिंज डोमेन जो है ये अपसेंट होता है किसमें, आपके म्यू एंड इप्सिलॉन। तो हिंज डोमेन कहाँ पे मिलेगा आपको, म्यू सॉरी डेल्टा गामा अल्फा, ठीक है, बट अपसेंटिंग म्यू एंड इप्सिलॉन। तो इनके पास में अगर हिंज डोमेन अपसेंट है
तो एक डोमेन इनका CH4 हो जाता है, ठीक है। मतलब म्यू एंड इप्सिलॉन की अगर अपन बात करते तो ये एंटीबॉडी, इसमें अपन क्या पढ़ते, ये CH1 CH2 CH3, अगर हिंज है तो CH3 तक पढ़ा था अपने, बट इनके पास में हिंज नहीं होता है, इसलिए इनके पास में फोर्थ कांस्टेंट डोमेन बढ़ जाता है, दैट इज CH4, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो म्यू एंड इप्सिलॉन है इनके पास में हिंज नहीं होता, इनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बाइंडिंग नहीं होती, बट आपका डेल्टा गामा एंड अल्फा जो है इनके पास में हिंज है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बाइंडिंग को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंज डोमेन, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके CH1 एंड CH2 के बीच में, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद में लास्ट ये आपका एंटीबॉडी, ठीक है। ये आपके डाइसल्फाइड लिंकेजेस, इसको अगर अपन ने ट्रीट किया किससे, पेपेन से, तो ये आपके एंटीबॉडी को क्लीव करता है अबो दी इंटरचेन डाइसल्फाइड लिंकेज। तो जो आपका हेवी और लाइट चेन के बीच में जो डाइसल्फाइड लिंकेज था उसके ऊपर इसने क्लीव किया, तो आपको क्या मिल गया, FAB फ्रैगमेंट मिल गया। और ये जो आपका फ्रैगमेंट है इसको बोला जाता है FC मतलब इनको अगर अपन ने लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया तो ये आपका क्रिस्टल फॉर्म करता है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। FAB मतलब फ्रैगमेंट फॉर द एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। तो ये आपका फ्रैगमेंट है किसके लिए, एंटीजन बाइंडिंग के, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रीटमेंट अपन करेंगे पेप्सिन से। तो अगर आप पेप्सिन से ट्रीटमेंट करते हो